राजधानी रांची में ICFAI यूनिवर्सिटी झारखंड का छठा दीक्षांत समारोह बड़े धूमधाम के साथ आयोजित किया गया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल संतोष गंगवार उपस्थित रहे, जिन्होंने इस वर्ष के स्नातक और PhD डिग्री धारकों को उपाधि प्रदान की। समारोह को संबोधित करते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति कर्नल डॉक्टर रंजीत सिंह ने कम समय में संस्थान की उत्कृष्ट उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा के क्षेत्र में इसे योगदान का प्रकाश डाला। वहीं राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार और प्राइवेट विश्वविद्यालयों के सहयोग से छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पा रही है, जो राज्य के विकास के लिए सकारात्मक संकेत है। कार्यक्रम के दौरान डिग्री प्राप्त करने वाले छात्रों ने अपनी खुशी जाहिर की और अपने भविष्य की योजनाओं को साझा भी किया। और समर्पण के बल पर उपलब्धि हासिल की है। ये केवल आपकी व्यक्तिगत सफलता नहीं है, बल्कि आपके परिवार और इस संस्थान की उपलब्धि है। साथ ही मैं उन अभिभावकों एवं शिक्षकों को बधाई देता हूं, जिन्होंने आपको सफलता प्राप्त करने के हेतु निरंतर मार्गदर्शन प्रदान किया। और अभी जो बातचीत हो रही थी, आपके कुलाधिपति डॉक्टर राव ने बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में और एक ऐसी बातें कही जो भविष्य के लिए आपके लिए मायने रखती है। मैं जब वो बोल रहे थे तो मैं सोच रहा था कि मैंने जब BSc किया तब में और अब में अंतर इतना हो गया है कि हमारी समझ में भी नहीं आता है कि हाई स्कूल का बच्चा भी शायद हमसे ज़्यादा जानता है, ऐसा हम महसूस करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, दीक्षांत समारोह केवल डिग्री प्राप्त करने का अवसर नहीं है, बल्कि ये आपके कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों की शुरुआत का भी प्रतीक है। शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान अर्जन नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करना भी है। आप जहाँ भी जाएं, अपने ज्ञान और कौशल के मूल्यों के माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करें। अच्छा, आज आपको क्या अवार्ड डिग्री हुआ है और इस पर क्या कैसी प्रतिक्रिया? बहुत अच्छा लग रहा था, और राज्यपाल से अवार्ड लेना, गोल्ड मेडल लेना बहुत अच्छा लग रहा है। आगे जो है सो क्या जमसन है स्टडी, आप क्या करेंगे? अभी तो फिलहाल बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और उसके बाद आगे कोशिश करेंगे जो पढ़ाई की है उसका अच्छे से इस्तेमाल करें। अपना नाम बताएं। अजीत कुमार मिश्रा। नहीं, आज आपको क्या डिग्री अवार्ड हुआ है और कैसा फील हो रहा है, आगे क्या करना चाहते हैं? ओके, मुझे आज डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी मिला है, सो आई बिकम अ डॉक्टरेट और बहुत ही अच्छी फीलिंग है। बहुत 4 साल का लंबा एफर्ट था, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द यूनिवर्सिटी एंड एवरीबडी। एंड आगे का मे बी लेट्स सी, आई एम वर्किंग राइट नाउ, तो आई विल सी हाउ आई कैन यूज माई नॉलेज। थैंक यू। My name is Dr. Pooja Garudia Sumani. So right now I'm working with a MN. नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ बाइस्कोप और आज हमारे साथ हैं कर्नल डॉक्टर रंजीत सिंह, जो ICFAI यूनिवर्सिटी के छठे दीक्षांत समारोह में अभी अपने स्टूडेंट्स को ये पुरस्कृत कर रहे हैं और शिक्षा के विविध आयामों पर चर्चा हो रही है। आज वैश्विक जो खतरा जिस तरह से दिख रहा है, आपने कल भी चर्चा किया था, ऐसे दौर में शिक्षकों का और जो शिक्षा से जुड़े हुए लोगों हैं, इनका क्या दायित्व बन जाता है? शिक्षकों का दायित्व थोड़ा ज़्यादा है और वही दायित्व समाज का भी है। सबसे पहले तो हम लोग धैर्य और संयम बरतें, धैर्य और संयम के आगे कुछ नहीं है। दूसरा बात है आत्मविश्वास। मैंने पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूँ, आंतरिक रूप से भारत बहुत ही शक्तिशाली देश है। इकोनॉमिक तौर पे, पॉलिटिकल तौर पे, मिलिट्री तौर पे, और सबसे ज़्यादा है हमारी जो सामाजिक सांस्कृतिक परंपरा है वो बहुत ही सशक्त है। जो हज़ारों साल के बहुत सारे लोग विदेशी आक्रांता आए गए, चीज़ें आई बदल गई, पर अभी तक जैसे मोहम्मद इकबाल कहते हैं, बाकी अभी तक हम तक है हिंदुस्तान हमारा। तो हिंदुस्तान है, रहेगा और कायम रहेगा। हाँ, दिक्कत आएंगी थोड़ी सी, जब झंझावात आते हैं, तूफान आते हैं, तो दिक्कत तो होगी। तो उस दिक्कत का हम लोग सामना करेंगे, डट के सामना करेंगे, और जितना एकजुट होकर के सामना करेंगे वो उतना ही आसान होगा हम लोग के लिए। तो मैं भी एक शिक्षक हूँ, हमारे शिक्षक सब यही करेंगे।
और आगे से सीख लेंगे बाकी चीज़ें। आप एक शिक्षक के साथ साथ आप एक सैनिक भी हैं और सेना से आपका संबंध रहा है। जिस तरह से वैश्विक तौर पे जियोपॉलिटिक्स का खतरा, युद्ध का खतरा, आधुनिक युद्ध का खतरा ये बढ़ रहा है, वो भी एक जवानों का क्षेत्र है और ये भी एक शिक्षा भी जवानों का क्षेत्र है। दोनों के बीच में कैसा सामंजस्य दिखता है? क्या एक सैनिक होने के नाते जो युद्ध की विभीषिका विश्व झेल रहा है, क्या आवश्यक है? देखिए, बहुत पुरानी कहावत है कि एक सैनिक है, ऐसा व्यक्ति है जो अंतिम व्यक्ति है जो युद्ध चाहता हो। मतलब बहुत सारे लोग युद्ध चाहते हैं, बहुत लोग युद्ध नहीं चाहते हैं, पर सैनिक तहे दिल से चाहता है कि युद्ध ना हो, क्योंकि युद्ध का जोखिम और उसकी जो विभीषिका है, जितना सैनिक झेलता है उतना समाज का और कोई व्यक्ति नहीं झेलता है। तो युद्ध से सबको बचना चाहिए, पर युद्ध बिल्कुल कभी कभी अवश्यंभावी हो जाता है, तो उसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, और जिस तरह से मिलिट्री तौर जो बताया मैंने, उसके ऊपर हमेशा युद्ध के लिए तैयार होना चाहिए। क्योंकि दूसरी कहावत ये है कि युद्ध के लिए तैयारी ही शांति की को गारंटी करता है, यही चीज़ है। तो उस चीज़ के हिसाब से हम तैयार रहना चाहिए। जिस तरह से सिलेबस को लेकर के बात होती है कि सिलेबस जो है आउटडेटेड हो जाता है, सिलेबस को बनाने और उसका जो एक टेक्निकल समय जो चल रहा है, युग चल रहा है, ऐसे में सिलेबस कितना जल्दी बने और उस पर कब पढ़ाई हो और ताकि उसका सही समय पे इम्प्लीमेंटेशन हो सके, इस विचार पर आपका क्या सोचना है? देखिए, एक तरह की ये भ्रम है कि टेक्नोलॉजी बाज़ार में पहले आती है और उसके बाद तब वो शिक्षा संस्थानों में जाती है। क्योंकि जो कुछ भी है, मौलिक रिसर्च है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो या इंजीनियरिंग के अंदर विधाएं, वो पहले विश्वविद्यालयों या अनुसंधान परिसरों में ही होता है। वहाँ से निकल के इंडस्ट्री में जाती है, जो उसको टेक्नोलॉजी बनाता है। तो लोग समझते हैं कि टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में पैदा हो रही है, मिलिट्री में पैदा हो रही है, ये नहीं है। तो विश्वविद्यालय हो सकता है हमारा विश्वविद्यालय नहीं हो, और हार्वर्ड है, मैसाचुसेट्स हैं, IITs हैं, तो टेक्नोलॉजी या कोई भी नई तकनीक है वो विश्वविद्यालयों या शोध संस्थानों से निकल कर के ही इंडस्ट्री और या आर्मी में या आर्म्ड फोर्सेस में अन्य जगह जाती है। पर उसका विकसित रूप जब आ रहा है, तो तब तक मुझे मालूम है कि ये कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, तो उसको सिद्ध करने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जैसे अभी देख रहे हैं आप, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं या क्रूज मिसाइल्स हैं, उसकी क्या टेक्नोलॉजी है। मैक 6 पे, मैक 12 पे उसकी स्पीड आ रही है, तो मैक 12 पे स्पीड कौन से एक्सप्लोसिव्स हैं जिसमें लगाया है, जिसके जगह जो प्रोपल्शन सिस्टम है, फ्यूल है, उसका किस पे होगा, उसके बारे में केमिस्ट लोगों को पता है। पर उसको पुख्ता किया है इंडस्ट्री ने, पुख्ता कर रहा है, तो उसके आगे हम आगे बढ़ के सोचेंगे और जो उन लोगों ने किया है वो सिलेबस में ले आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल सो रहे थे और टेक्नोलॉजी आ गई। टेक्नोलॉजी हमारे दरवाजे से, हमारे घर से निकल के ही वहाँ तक गई है। एक आखिरी सवाल है, आप मिलिट्री से भी हैं और शिक्षण के क्षेत्र में भी है, यूथ पावर आपके पास है, जवानों का पावर मिलिट्री के पास होता है। क्या भारत के यूथ को भी यूनिवर्सिटी लेवल पे जो सबसे ज़्यादा पावर है उसको यूज़ करने के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग, बेसिक्स ट्रेनिंग के लेवल पे इनको ट्रेंड करना चाहिए? देखिए, इसमें दो विचार हैं। मिलिट्री ट्रेनिंग का दो अंग है, एक अनुशासन, शारीरिक चुस्ती दुस्ती, यहाँ तक तो ठीक है, हर यूथ को करना चाहिए, उसको तैयार होना चाहिए कि बदल सके। पर जैसे ही आप एग्रेसिव मिलिट्री ट्रेनिंग की तरफ जाते हैं, आक्रामक नहीं, तो वो आक्रामक राष्ट्रवाद को जन्म देता है, और आक्रामक राष्ट्रवाद कट्टरवाद को जन्म देता है, और कट्टरवाद युद्ध को जन्म देता है। इसलिए मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ कि सारे यूथ को कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग चाहिए। NCC वगैरह हो रही है, वहाँ तक ठीक है। बहुत धन्यवाद। तो आप थे डॉक्टर कर्नल रंजीत सिंह, जिन्होंने विस्तार से हमें बताया कि युवा जो शक्ति है और भारत की सैन्य शक्ति है, अपने आप में सक्षम है, और जो जिस क्षेत्र में है अपने क्षेत्र में वो अपना कार्य अच्छा से करे तो सभी दायित्वों की पूर्ति हो जाएगी। सहयोगी नूतन के साथ राजेश कृष्ण, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।